हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगिल क्लासेस। डेट आज की 14 दिसंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनका रिवर्स माइग्रेशन देखा गया था, पर्टिकुलरली जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था उस टाइम पे, तो कितना उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और साथ में जो गवर्नमेंट्स थी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ने या फिर इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स जो उनको जॉब देने वाले थे, इन सब ने कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रखा और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स तक भी उन्होंने मतलब बाई फुट ट्रैवल किया। तो वो सारी चीज़ें जो थी उनसे कहीं ना कहीं लर्निंग करते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो अभी एक पोर्टल बनाने जा रही है जो कि नेक्स्ट कमिंग ईयर, ये न्यूज़ भी हमने पहले देख ली थी न्यूज़ वाले सेक्शन में, तो उसी का थोड़ा एनालिसिस यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या तो हमारे पास में एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं जिनसे कि माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनके इश्यूज़ को टैकल करने के लिए बात की जा चुकी है और लॉ भी है हमारे यहाँ पे, बट उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अभी आगे और क्या कंसर्न्स हो सकते हैं इस पोर्टल के आने के बाद में और क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए इस पोर्टल को, वो जानेंगे इस आर्टिकल में। तो फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दिस। फिर है ये वाला, फ्रेंच गवर्नमेंट ने अभी जो लॉ या बिल जो लाए हैं वो अपनी पार्लियामेंट में, जिसमें जो इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लेसिते, दैट मीन्स जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उससे कंपेयर करना, ठीक है, क्योंकि अभी जो कानून लाया गया है आप इस्लामिज्म किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप फोकस कर रहे हो, ओके। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर कंसर्न्स है, क्या पूरा प्रोविज़न है, क्यों ये कानून लाया गया है तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा, बट हमें ये जानना ज़रूरी है तो जानेंगे ये चीज़ें, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है डिसेंट एंड द सिटी, कि किस तरीके से अभी शुरुआत में मतलब बताइए जा रही है कि जो अभी फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो बेसिकली वो दिल्ली में सिटी में ना हो करके दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है। तो उसी चीज़ को बता रहे हैं राइटर कि डिसेंट डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर डिसेंडेंट्स जो हैं, जो मतलब असंतुष्ट लोग हैं, उनकी अगर बात आप नहीं सुनोगे तो किस तरीके से आप एक बैलेंस ला पाओगे, जबकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ये कह के कि अगर प्रोटेस्टर आते हैं दिल्ली में तो उसकी वजह से बहुत सारा केओस हो जाता है, बहुत सारा मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, नॉर्मल जो पब्लिक है, लोकल्स जो हैं दिल्ली के, उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो जो राजपथ जहाँ पे पार्लियामेंट और ये लोकेटेड है, वहाँ पर आप देखोगे प्रोटेस्ट हुआ करते थे शुरुआत में इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद में वो शिफ्ट होकर के रामलीला मैदान या जंतर मंतर यहाँ पहुँच गए और फिर उसके बाद में शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट हुआ था फरवरी इसी साल में, तो उन्होंने तो चलो अपनी लोकेलिटी में ही करना शुरू कर दिया था ऑब्जेक्शन, और फिर उसके बाद में अभी फार्मर्स की बात करें तो इनको बॉर्डर पे ही रोक दिया। तो दिल्ली को लेकर के ही कि किस तरीके से डिसेंट को शो करना कि हाँ हम आपके बनाए गए कानूनों से खुश नहीं हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे रिलोकेशन कर दिए हैं। बट अभी तक भी एक चीज़ है, देखिए बता रहे हैं राइटर, वही चीज़ कि सिटी के अंदर वही डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आप ये कह कर के डेमोक्रेसी की जो मेन जो जड़ है या फिर मेन जो कोर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो इस ज़्यादा मुझे ठीक लगा नहीं आर्टिकल, देखना चाहो तो एक बार आप ज़रूर देख लेना इस आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल काम का नहीं है, तो दो आर्टिकल तो इस पेज से डिस्कस करेंगे। फिर चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे आप देखोगे ये वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है हमारे लिए। ये वाला आर्टिकल है हुज अफ्रेड ऑफ वुमेन, कि कौन वुमेन से डरा हुआ है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में पेट्रियार्की, मेजॉरिटी और आप देखोगे एक इनबैलेंस, और साथ एक इम्बैलेंस की बात की जा रही है कि कैसे हमारे समाज में जो मेजॉरिटेरियंस हैं वो हम चाहे रूलिंग में हो, चाहे गवर्नमेंट की बात करो या फिर कहीं पर भी, और साथ में जो कानून लाए गए हैं अभी तक या फिर जो हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जो कानून लेकर के आए थे स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उसमें उस टाइम पे भी क्या कंसर्न्स थे, क्या डिबेट हुआ था, वो सारे के सारे आज भी रेलेवेंट है, आज भी कहीं ना कहीं वही इश्यूज़ हैं, वही बातें हैं। तो इस आर्टिकल को एक बार देख लेंगे, कुछ पॉइंट एक दो पॉइंट अच्छे से निकल सकते हैं। तो ये वाला आर्टिकल। फिर है वी द न्यू नेसेयर्स। इस आर्टिकल में राइटर जो हैं ये बता रहे हैं कि दो रिफॉर्म्स की अभी लेटेस्ट बात की जा रही है। एक तो बैंकिंग में रिफॉर्म्स लाने की बात और दूसरी की जा रही है फार्म लॉज जो लाए गए हैं।
फार्म लॉज के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया है, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस ये बता रहे हैं कि भाई हमारे फार्म लॉज जो अभी लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो ऑलरेडी 10 साल लेट हो चुके हैं। ठीक है, 10 साल लेट हो चुके हैं, इनको और ज़्यादा लेट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि हम कहते हैं ना कि केवल डर को हटाने के लिए ही, या फिर हम ये सोच करके चले कि केवल सेफ गेम खेलना है, तो फिर हमें उससे कोई अच्छा अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। जब टारगेट हम बड़ा कर रहे हैं कि 2024 एंड तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, या फिर 2030 आते आते $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, तो उसके लिए हमें बैंकिंग में भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। बैंकिंग रिफॉर्म में से क्या होगा कि अभी डिमांड क्या आ रही है कि आरबीआई का जो वर्किंग ग्रुप था उसने जो रिकमेंडेशन दी उसमें ये कहा है कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनको आप अलाउ करो। तो बेसिकली जो राइटर हैं वो भी वेदांता ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं उसको फेवर कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स को एक बार आप ओपन तो करो। रिस्क अवर्स क्यों हो रहे हो, आप रिस्क लेने से डर क्यों रहे हो? ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जब इतना बड़ा है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, जैसे कि राइटर यहाँ पे बताते हैं कि जो बैंक्स हैं उनके एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो एनपीएस को अगर हम सही भी कर देंगे अभी, तो भी हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की या $10 ट्रिलियन की जो टाइम बाउंड मैनर में हमें अचीव करना है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं दोनों को। तो फार्म लॉज के लिए तो हम बहुत सारे आर्टिकल्स देख चुके हैं, बाकी ये जो सेकंड पार्ट है बैंकिंग वाला, इसकी मैंने समरी आपको यहाँ पे मोटी मोटी दे दी है। तो इस तरीके से आइडिया पेज से हम ये वाला आर्टिकल देखेंगे। तो 3 आर्टिकल्स हो गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है काउंटिंग वर्कर्स इन। माइग्रेंट लेबर्स की हमने देखा कि किस तरीके से उनको एम्प्लॉयर्स के द्वारा छोड़ दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट की बात भी करें तो उन्होंने भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था, और फिर बाद में वो कितने डिफ़िकल्ट जर्नी पे अपने काम को छोड़ करके घरों के लिए निकल चुके थे। ठीक है, ऑर्डियोस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स की भी उन्होंने ट्रैवल किया था हाईवेज़ के थ्रू, पैदल। ठीक है, तो हमारे आप देखोगे ये इमेज पर्टिकुलरली कब देखी गई थी, जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था पेंडेमिक के टाइम पे। तो ये जो एग्जोडस था ना, ये जो निकाला था एक तरीके से अपने काम को छोड़ करके दूसरी जगह जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोज करता है कि वाकई में कितने गैप्स हैं हमारे यहाँ पर, जो वर्कर्स को या फिर हमारे एक एक सिटीजन को जो सेफ्टी नेट अवेल कराना चाहिए गवर्नमेंट्स को या फिर उनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये कमियां हम देख पा रहे थे उस टाइम। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्क्समैन एक्ट 1979 हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कि इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की हायरिंग करते हैं उनको रजिस्टर किया जाए। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जो रिक्रूट करवाते हैं, मान लो यूपी में या बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, तो कोई बिचौलिए के थ्रू आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी लाइसेंस देने की बात की जा रही है। तो ये 2 प्रोविज़न हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज में है। ठीक है, तो आप देखोगे इस लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इस वजह से ये क्राइसिस हुआ। इन्फॉर्मेशन की बात करें इस लॉ के बेसिस पे, तो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स को तो आपने चलो ठीक है करने की बात कर दी, बट इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स को आपने नहीं कवर किया, ये इसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई थी। इसके अलावा अगर देखें तो जो माइग्रेंट्स हैं उनका अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखी जाती, ठीक है, तो स्टेट मशीनरी भी टाइम पे रिलीफ एफर्ट्स लगा सकती थी, उनको प्रॉपर रिलीफ प्रोवाइड कर सकती थी, बट इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं रखा गया। पहली बात तो इंटर स्टेट नाम है तो भी नहीं रखा गया, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से। वही बात, डेटा अगर आपके पास में नहीं है तो आप ना तो पॉलिसी अच्छे से बना पाओगे, ना पॉलिसी अच्छे से बनी तो इम्प्लीमेंटेशन भी फिर उसका वीक ही रहता है। ठीक है, और दूसरा हम देखें नंबर ऑफ माइग्रेंट्स की बात करो या फिर वो रहते कहाँ पर हैं, किस तरीके से वो आए हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में डेटा की कमी रही। तो इस वजह से आप देखोगे एक ग्लेरिंग फेलियर देखा गया कि किस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम उस टाइम पे कोलैप्स हो गया था। तो इस पूरे एक डेवलपमेंट में ये जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें नया एक पोर्टल बनाने की बात की जा रही है, ये अपने आप में एक वेलकमिंग मूव है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसमें कि डेटाबेस डेवलप किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का।
तो राइटर यहाँ पर एडिटर हैं, चीफ एडिटर, वो बोल रहे हैं एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जी बिल्कुल हुई थी, इस पेपर में ही। तो लेबर मिनिस्ट्री अब एक न्यू डेटाबेस बनाएगी माइग्रेंट वर्कर्स पे, जिसमें आप देखोगे इम्पोर्टेंटली इनफॉर्मल इकोनॉमी का डेटा ज़्यादा एक तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। और वो पोर्टल जो है वो आने वाले मई जून तक, नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 में मई जून तक ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें डिटेल्स एक्सेप्ट की जाएंगी नरेगा से, दूसरा वन नेशन वन राशन कार्ड से, या फिर और इसके अलावा इनके बेसिस पे ही एक यूनिक रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का, ठीक है। और आप इसमें स्पेसिफिकली देखोगे तो गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं, गिग इकोनॉमी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो काम होता है कि जो टास्क परफॉर्म हुआ नौकरी ख़त्म, ठीक है, जो परमानेंट जॉब है या फिर ऑन रोल जो होते हैं वो उस तरीके से पेरोल पे होने वाले जॉब नहीं, ठीक है, केवल गिग इकोनॉमी को कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनको किसी स्कीम में प्रॉपर वे में ना कवर किया जाए, तो उनको भी मान लो इनमें से नरेगा में नहीं किया हुआ है या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड में कवर नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए भी सेपरेटली उनको ऐड किया जाएगा। तो ऐसे करके पूरे डेटा को बनाया जाएगा। फिर बात ये आ जाती है कि जो बंदा नरेगा में रजिस्टर्ड है वही बंदा अगर वन नेशन वन राशन कार्ड में रजिस्टर्ड है, तो इस तरीके से तो उनका डेटा का डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो डी डुप्लीकेट करने के लिए आधार कार्ड से उसको सीड किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने के एक स्कोप दिखाई देते हैं। पर फिर भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी ढूंढने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप देखोगे इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की ही बात की जा रही है, इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स की बात क्यों नहीं की जा रही जी। मान लो आप अगर यूपी में रहते हो, तो यूपी में किसी गांव से आप इलाहाबाद आते हो, और या फिर प्रयागराज जो आज नाम है, वहाँ पर अगर आप काम करने के लिए जाते हो, तो फिर वो भी तो, उनका भी तो रिवर्स माइग्रेशन देखा ही गया था ना लॉकडाउन के टाइम पे। उनका डेटा क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। लॉकडाउन ने तो मोबिलिटी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों को इम्पैक्ट किया था। डेटाबेस को ज़रूरत है कि एक्सपेंड किया जाए और दोनों सेट्स ऑफ माइग्रेंट्स को कंसिडर किया जाए उसमें, ठीक है। माइग्रेशन हमें पता है एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है जो कि वेरी करता रहता है, सीजनल होता है, किस माहौल में होता है, कौन सी इंडस्ट्री है, कितनी स्किल डेवलपमेंट हो चुकी है जो वर्कर्स हैं उनकी, तो इस वजह से वो कोई फिक्स नहीं है, वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जहाँ तक माइग्रेशन की बात की जाती है, तो हमारे यहाँ पर पूरे देश में एक एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन होनी चाहिए माइग्रेंट्स की, वो एक ब्रॉडर होनी चाहिए, जिसमें आप देखोगे जिससे कि हर तरीके के वर्कर को जो कि अपना घर छोड़ करके काम करने के लिए दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको बेनिफिट दिए जा सके अगर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कोई भी स्कीम फ्यूचर में बनाई जाती है। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एनएसएस है, नेशनल सैंपल सर्वे, और जो सेंसस का जो डेटा होता है, वहाँ पर आप देखोगे तो माइग्रेंट्स की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके के क्राइसिस जो कि लॉकडाउन के टाइम पे देखे गए थे, तो वो आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो उसी तरीके से सर्कुलर माइग्रेंट्स पर भी इसका असर जाता है कि हाँ, अब सर्कुलर माइग्रेंट का मतलब कि मान लो एक पूरे साल में 7 महीने की मुसाफिरी कर दी किसी यूपी के एक बंदे ने महाराष्ट्र में, और फिर वो जाता है अपने घर पे वापस 1 महीने के लिए, और उसको ये बता रहता है कि 1 महीने की छुट्टी करके मुझे वापस जाना है। तो इस तरीके का ये सर्कुलर माइग्रेशन उसका परमानेंट चलता रहता है। तो जो एग्जिस्टिंग डेटा लेवल है ना, डेटाबेस है जो स्टेट लेवल पे अवेलेबल है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक भी है। तो इस वजह से ये जो पूरा डेफिनेशन जो डिफाइन करने वाली बात है ना, चाहे वो एनएसएस हो, सेंटर या सेंसस का डेटा हो, तो वहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, जिसमें हर तरीके के माइग्रेंट वर्कर्स को कवर किया जा सके, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो सर्कुलर माइग्रेंट भी हो गए, इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स भी हो गए, और इंटर स्टेट माइग्रेंट्स भी हो गए, सब हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे डेटाबेस को जब मर्ज किया जाएगा, तो हमारे पास में क्या इसके लिए सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। दूसरा, इतना सारा डेटा एक साथ इकट्ठा किया जाएगा तो डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम भी तो आ सकती है ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ को भी हमें प्रॉपर वे में टैकल करने की ज़रूरत है। साथ में आप रजिस्ट्रेशन नए लोगों का भी करोगे और टाइमली आपको अपडेट भी करना होगा, तो उसके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। दूसरा, अब यहाँ पर पॉइंट ही आ जाते हैं कि क्या ये जो माइग्रेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है ये वॉलंटरीली रहेगा या फिर कोर्सिव रहेगा, एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा, जो डेटाबेस है वो माइग्रेंट फ्लोज को किस तरीके से टैकल करेगा, फ्लो को टैकल करेगा या फिर ट्रैक करके डेटा इकट्ठा करेगा,
ठीक है, कहने का मतलब एक तो ये हो गया कि हाँ भाई राजी राजी माइग्रेंट वर्कर्स खुद अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। दूसरा, माइग्रेंट कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जैसे ट्रेन की टिकट्स कितनी हुई है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है या रिजर्वेशन हुआ है, उसके हिसाब से वो आइडिया लगाए। ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि पूरे इस मुद्दे को, इस पूरे सेगमेंट को बड़े अच्छे तरीके से देखे, सारे स्टेट्स को बेनिफिट मिले, ये भी देखने की ज़रूरत है। और जो डेटाबेस जो वर्कर्स का बनाया जा रहा है, तो वो ही केवल एनफ नहीं रहेगा, इसके अलावा भी और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, उनको भी कवर करने की ज़रूरत है। साथ में आधार लिंक डेटाबेस है, वो अपने आप में एक अच्छा या पहला कदम हम कह सकते हैं, जहां पर सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए जो वर्कर्स हैं, पर्टिकुलरली किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेसेते वर्सेस इगेलाइट, मतलब जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है फ्रांस में, वो और उसके बीच में इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बीच में एक अपने आप में जो कानून है वो क्या बैलेंस करता हुआ दिखाई देता है। देखो 2015 से अब तक फ्रांस में लगभग 260 लोगों की डेथ हो चुकी है या फिर उनको मार दिया गया है टेररिस्ट अटैक्स के द्वारा, ठीक है, जो कि मेनली बैकिंग थी किसकी इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म की। इस अक्टूबर की बात करें तो उसमें अभी हमने देखा सैमुअल पैटी एक टीचर, उनका असैसिनेशन किया गया। नीस एक सिटी है, नाइस या नीस जो भी पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर अटैक हुआ इस कंट्री में। तो कहने का मतलब इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म लगातार बढ़ता चला जा रहा है फ्रांस की अगर बात की जाए। तो ये जो लेजिस्लेशन अभी लाया गया है, जो अनवील किया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा पिछले हफ्ते, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं फ्रांस के जीन कैस्टे, उन्होंने ये बोला है द एनिमी विद इन एड्रेस करके फिर इस कानून को लाया गया है कि फ्रांस के अंदर अंदर जो रेडिकल्स हैं वो एनिमी विद इन है। साथ में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, उनके भी स्टेटमेंट आते रहते हैं कि इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये जो लेजिस्लेशन लाया गया ना, ये टारगेट करता है स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी को, इस्लामिज्म को, ठीक है। तो ये अपने आप में आप देखोगे एलिनेशन की फील ला सकती है कि वो अपने आप में फ्रांस की जो मेन थीम है कि उससे अपने आप को दूर ले जाने की कोशिश करें। साथ में सेंस ऑफ परसिक्यूशन कि हाँ हम तो बिल्कुल अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आएगा। तो मुस्लिम्स जो है फ्रांस के लिए कहीं ना कहीं जो कुछ अभी फील करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब कम हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम जो अभी चल रही है रेडिकलाइजेशन की, उसको और ज़्यादा ग्रेव बना देगा, एग्जर्बेट कर देगा, या फिर थोड़ा और कंसर्निंग बना सकता है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये। दूसरा, जो लीगल कानून, लीगली आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश की है, तो आप देखोगे इसमें एक डीपर चैलेंज कंसिडर किया गया है। तो आप एक फ्रांस की अगर जिन वैल्यूज़ की बात करें, जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्फ्लुएंस्ड है, जिनमें सेक्युलरिज्म जिसको लेसिते बोलते हैं, इगेलाइट मतलब इक्वालिटी हो गई, या लिबर्टे मतलब फ्रीडम हो गई, तो इनके बीच में जो एक बैलेंस फ्रेंच सिस्टम में ऑलरेडी है, वहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देने लग गया है इस कानून के आने से, जो कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में मल्टीकल्चरल फ्रांस में लाए गए थे ये वैल्यूज़। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है, और इसके लिए कानून लाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्वेश्चन भी खड़ा करता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है फ्रेंच सोसाइटी या फ्रांस की बात की जाए। अगर रेडिकलाइजेशन से डील करना है, तो आज आप देखोगे मास मीडिया या फिर इंटरनेट की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस चैलेंज को टैकल करना। क्योंकि आज आप देखो कि जैसे ISIS लड़ाके हैं, उन लोगों ने हमारे इंडिया में भी रिक्रूट कर लिए जो यूथ थे उनको थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट से वो उनको मेल भेजते रहते हैं या कम्युनिकेट करते रहते हैं, और उनको फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं। तो रेडिकलाइजेशन तो इंटरनेट की वजह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसको इस वजह से टैकल भी नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट्स। अब जब वेस्टर्न कंट्रीज इतनी प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं, तो फिर हम तो अभी तो कह सकते हैं ना कि डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास में तो इतना कुछ इंटेलिजेंस भी नहीं है, इतना एफिशिएंट और इतना इफेक्टिव वर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है। तो वो कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें। इसी तरीके से इस कानून को जब लाया गया, तो ये कहा गया कि वी आर रीइंफोर्सिंग रिपब्लिक प्रिंसिपल्स,
तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा रिस्क क्या रहेगा, आप एक्सट्रीमिज्म की बजाय किस पे ध्यान देने लग गए हो कि मुस्लिम्स कौन है, उन पर ज़्यादा फोकस करोगे, तो भाई प्रॉब्लम तो एज इट इज़ बनी रहेगी ना। आप तो एक्सट्रीमिज्म को कैसे टैकल करोगे। तो साथ में इस लॉ में क्या प्रोविज़न किया गया है, एक तो ये जिसमें रीइंफोर्स रिपब्लिकन प्रिंसिपल, एक तो ये। दूसरा, जो घरों पे स्कूलिंग होती है, जहाँ मदरसेज हैं, उनको भी बंद करने की बात कर दी। साथ में जो रिलीजियस लोग हैं या फिर जो कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल ये कह दिया है कि आपको अपनी एलिजियंस शो करनी पड़ेगी, लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी वैल्यूज ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर भी बनाया गया है। साथ में आप देखोगे कुछ जो फंडिंग आती है, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन फंडिंग्स को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्टर मतलब रूल्स हैं इस कानून के अंतर्गत। इसी तरीके से आप देखोगे पुलिस को कहीं ना कहीं ज़्यादा ऑटोनॉमी या ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है कि अगर वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सही तरीके से, अपने तरीके से, मतलब एक हार्शली वो अपने बिहेवियर को कर सकते हैं कंडक्ट। दूसरा, जो हेट स्पीच है उसको भी कंट्रोल करने के लिए पुलिस को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दी गई है। साथ में आप देखोगे जो टीचर का मर्डर हुआ है उसके बाद में तो ज़्यादातर ये देखा भी जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें, ये जो लॉ लाया गया है इसका बेस क्या है कि राइट टू फ्री स्पीच, जिसमें अभी ये जो सैमुअल पैटी जो टीचर थे, इनका क्या केस था कि इन्होंने अपनी स्कूल में, अपनी क्लासेस में प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ कार्टून्स दिखा दिए थे। तो इस वजह से एक मुस्लिम यूथ था, वो थोड़ा सा ऑफेंडेड फील कर रहा था, तो इस वजह से उसने उसका असैसिनेशन कर दिया उस टीचर का। तो ऐसे करके जो राइट टू फ्री स्पीच का जो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविज़न है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया है। ठीक है, बट यहाँ पर पॉइंट ये आ जाती है कि राइट टू स्पीच, दूसरा राइट टू लाइफ, और जो मेजॉरिटी है फ्रेंच जो लोग हैं वहाँ के लोकल, वो तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून लाया जाता है। तो जो वाकई में बेसिक आइडिया है फ्रांस का, उसको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में ला देता है, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब हो गया कि वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनके हाथों में पूरा पावर। जहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हो, एक इंडिविजुअल सिटीजन को उनके राइट्स देने की बात करते हो, ना कि किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हो। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि कम्युनिटी की बजाय आप सिटीजनशिप पे ध्यान देते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोविज़न और उसमें क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं इस कानून में। फिर आ जाती है बात लेसेते, जिसका मतलब हम कह सकते हैं सेक्युलरिज्म। तो इवॉल्विंग अगर देखें लॉ या प्रैक्टिस की बात करें तो 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग में ही आ गया था। ठीक है, तो इससे आप देखोगे एक रिलीजियन को आप टारगेट करते हो, और दूसरा सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है फ्रांस का, पहले वो समझते हैं, जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ आपको कि किस तरीके से पब्लिक लाइफ, मतलब गवर्नमेंट या फिर स्टेट से जो भी एसोसिएटेड वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वहाँ पर रिलीजन का या रिलीजियस सिंबल्स का कोई लेना देना नहीं रहेगा, बिल्कुल सेपरेशन रहता है। इस सेपरेशन को लेकर के जो हिजाब, जो एक तरीके से आप कहते हो ना बुर्खा जो लगाती हैं मुस्लिम औरतें, वो, या फिर सिख्स जो टर्बन पहनते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, वो, ये दो सिंबल्स हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में आते रहते हैं इस आइडिया की वजह से। क्यों? अगर आप सिख हो तो आप तो अपने टर्बन पहन के ही जाओगे। अब आप वहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पर फिर आपको रोक दिया जाता है कि नहीं, आप इस तरीके से दाढ़ी बढ़ा करके नहीं आ सकते हो, या फिर आप अपनी जो टर्बन है उसको पहन करके नहीं आ सकते हो, या फिर बुर्खा नहीं लगा सकते हो, लाइक दैट। तो इस वजह से क्या है, ये जो प्रैक्टिसेस है ना, इसकी वजह से वहाँ पर ये जो लेसेते वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो ये जो नोशन है ना सेक्युलरिज्म का, ये आप देख सकते हो, इसको कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लीगल फॉर्म के तौर पे वहाँ पर एनश्राइन किया हुआ है। इस कानून में भी देखें तो कुछ ज़्यादा इस चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरा, आप देखोगे मैक्रो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी पॉलिटिकल रिकवरी पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है येलो वेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से क्या है, वहाँ पर ये येलो वेस्ट जो आपने देखी होगी, जैसे आप कभी रोड पे निकलो हाईवेज पे, तो जो रोड पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो पहनते हैं, तो इस तरीके की येलो वेस्ट पहन करके जो प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरा, इनकी पार्टी से जो डिफेक्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है,
तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, आया आया राम गया राम वाली राजनीति। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे नहीं, ये डेमोक्रेसी में ही ये प्रॉब्लम है। आज यूएसए के इलेक्शन होता है तो हमें भी तो पता पड़ता है ना कि यूएसए में क्या हो रहा है। मतलब डेमोक्रेसी की कमियां हर एक कंट्री में एग्जैक्टली मोर और लेस वो की वो चीज़ रेप्लिकेट होती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से इमैनुअल मैक्रों ने ये सारे कदम उठाने की कोशिश की है। खैर, हम इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे फिलहाल, इतना वहाँ की पॉलिटिक्स पे। पॉइंट हमारा ये बनता है कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट ने ये जो कुछ किया है ना, ये उन्होंने लेसन लिया है कुछ दूसरे कंट्रीज़ के एक्सपीरियंसेस, कि किस तरीके से उन्होंने मतलब टेररिज्म को टारगेट करने के लिए कितने कड़क या फिर स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हैं। उन्हीं से कहीं ना कहीं सीखते हुए फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी ये एक अपनी तरफ से हैवी हैंडेड मैनर में एक कानून बनाया है, जिसमें माइनॉरिटीज़, क्योंकि मुस्लिम्स वहाँ पर भी माइनॉरिटी में है, या फिर डिसेंडेंट जो अपनी खुद की एक कह सकते हैं ना कि असंतुष्टि को एक शो करना चाह रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, ये बोल रहे हैं। ठीक है, साथ में आप देखोगे मार्जिनलाइजेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फ्रेंच सिटीजन्स को हमने अभी तक देखा तो वो लगातार, आप सिटीजनशिप की बात कर रहे हो, उससे आप कम्युनिटी पे आ रहे हो तो वो थोड़ा और नैरोनेस आती है, जबकि आप इस कानून को बोल रहे हो रिपब्लिकन। ओके, इसी तरीके से ये आर्टिकल में बोला जा रहा है कि ये जो गैप है ना, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर फ्रेंच गवर्नमेंट को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिसमें आप माइनॉरिटीज़ की जो डिसेंट है उनको आप एड्रेस नहीं कर पाते हो। तभी जाके प्रॉब्लम जो है रेडिकलाइजेशन का वो ख़त्म होगा। एग्जैक्टली वही चीज़ हमारे कंट्री में अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वुमेन। तो पेट्रियार्की तो हमें पता ही है, आर्टिकल लिखा हुआ है रमा श्रीनिवासन के द्वारा। तो आप देखोगे पेट्रियार्की हम देखते हैं कि एक नेचुरल ऑर्डर को हम मानते हैं, जिसमें सोसाइटी को एक डेफिनेशन मिलती है। हमारे सोशल सिस्टम की अगर बात करें तो मैन को अपर वे में रखा जाता है, फिर वुमेन, फिर अदर जेंडर्स को, तो एक हायरार्की सी देखने को मिलती है। तो प्लूरैलिटी को हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, और साथ में ये भी कहते हैं कि वुमेन जो है उनको हम सस्पिशियस वे में देखें, मतलब एक शक के नज़रिए से हमेशा देखते रहते हैं जब से लोगों की बात की जाए, क्योंकि हमें पता है कि सोसाइटी में जो हायरार्की चल रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक कोशिश करते रहते हैं कि पेट्रियार्की के मोमेंट में वुमेन को कैसे भी करके दबाया जाए। और दूसरा ये भी देखते हैं कि जब जब भी वुमेन ने अपनी तरफ से कोई अपनी डिमांड को असर्ट करने की कोशिश की है, तो एक तरीके से ये कंसिडर किया जाता है कि कहीं एनार्की ना आ जाए, क्योंकि वुमेन का जो अभी कैटेगराइजेशन है या जो उनका हायरार्की में जो लेवल गिवन है, उसका अगर चेंजेस आता है तो वो समझते हैं, मतलब कौन, जो गार्जियंस बोल रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी के, वो ये समझते हैं कि कहीं ना, सो कॉल्ड गार्जियंस, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिसरप्शन में ला देगी। ओके, इसके अलावा आप देखोगे जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं बहुत होते रहते हैं, पर उनके अंदर भी आप देखोगे तो एक चीज़ एक क्लियर होती हुई दिखाई देती है कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। जो डोमिनेंट सेक्शन है, आप डोमिनेंट सेक्शन में आप हर एक जगह पे मेजोरिटी को ले सकते हो, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो आप देख सकते हो बिलीव करते हैं सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हायरार्की है उसमें अगर वहाँ पर रहती हैं तो सिस्टम लगातार चलता रहता है। प्लूरैलिटी ऑफ जेंडर को वो एक्सेप्ट करने से हमेशा बचते रहते हैं, और साथ में सेक्सुअल एक्सप्रेशंस को वो जगह नहीं देना चाहते इस पॉपुलर कल्चर में। पॉपुलर कल्चर का मतलब जो अभी चल रहा है हमारी सोसाइटी में। अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे जो पोजीशन है वुमेन की वो बहुत ही ज़्यादा प्रिकैरियस है, मतलब आप कह सकते हो इसको कि अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में पेट्रियार्की को लगातार प्रमोट करते जा रहे हो, तो दूसरी तरफ आज जब इक्वालिटी का ये हमारे कानून जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एनविसाज करता है, तो वहाँ पर आप देखोगे तो डिसऑर्डर आने का डर रहता है अगर पेट्रियार्की के जो डोमिनेंट सेक्शन है उनकी बात की जाए तो एक लाइन अगर क्लियर करें ना कि हाँ ऑर्डर क्या है डिसऑर्डर क्या है, तो वहाँ पर एक क्लियर कट लाइन नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो साथ में आप देखोगे जो सुप्रीमेसी है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। अब राइटर यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो जाता है, इतनी देर तो क्या जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बात कर रही हैं, अब बात करने लग गई हैं कि जैसे कि जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी थी
तो वो भी ख़त्म कर दी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ ला करके फिर बाद में जो एक तरीके से डोमिनेंट सेक्शन है वो अपने आप में असर्ट कर रहा है अपने आप को। राम मंदिर की जो फाउंडेशन हुई है उसकी वजह से अपनी डोमिनेंस को एक तरीके से इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को एक बार एक्सक्लूड कर सकते हो। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पर अब आगे जा कर के हिंदुइज्म, बीजेपी, पॉलिटिक्स, इनकी बात भी की जा रही है, ठीक है। दूसरा, अगर हम अभी देखें आगे जो काम की बात इस आर्टिकल में आ रही है वो आगे यहाँ पर आती है। यहाँ तक तो देखोगे आप पूरी पॉलिटिक्स है। अब इस जगह पे आके आती है कि 1950 के मतलब 1950-60 का जो दशक था उसके शुरुआती सालों में अगर हम देखें तो स्पेशल मैरिज एक्ट आया था। उसमें बहुत डिबेट हुए थे इंडियन पार्लियामेंट में, और इसी तरीके के सिमिलर सिविलाइजेशनल फियर देखे गए थे कि क्या वाकई में वुमेन को ये चीज़ अलाउ करनी चाहिए कि वो इंटरकास्ट मैरिज कर सके, इंटरफेथ मैरिजेस को कंडक्ट करा सके। और अर्ली लॉ मेकर्स जो थे उन्होंने भी अपने कंसर्न्स आज ही की तरह शो किए थे, क्योंकि अगर आप वुमेन को ये राइट दे दोगे कि हाँ भाई आप कंसेंट दे सकती हो अपनी कि हाँ शादी कब करनी चाहिए, डाइवोर्स मुझे चाहिए है, वो इन चीज़ों में अगर आप दे दोगे तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बोले कोलैप्स की तरफ ले जाएगी। तो इसमें कुछ एक्सर्प्ट्स भी बता रहे हैं उस टाइम के डिबेट्स में कि किशन चंद थे एक पार्लियामेंटेरियन, तो उन्होंने ये बोला कि भाई वुमेन की एज जो 18 से 22 साल की होती है ना वो बड़ी इमोशनल होती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मोल्ड कर सकता है अपनी बातों में ला करके। ऐसे ही तजामुल हुसैन, उन्होंने भी अपनी बात कही कि जितने जो ओल्डर पेरेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि किस तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग रिप्रोड्यूस मतलब स्ट्रॉन्ग और कैपेबल और ब्रेव इंडियंस को वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों चीज़ों में जो कंसेंट की एज है उसको कहीं ना कहीं कम रखने की बात नहीं की जा रही है, मतलब अगेंस्ट में जा रहे हैं कि कंसेंट की एज आज तो चलो 18 साल में हम बालिग बोल देते हैं, 18 साल के बाद में। बट ये बोलना यहाँ पर दोनों कमेंट से क्या पता पड़ रहा है कि हमारे जो शुरुआती लॉ मेकर्स थे वो भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं डरे हुए थे। साथ में इन्होंने ये कहा जो तजामुल हुसैन है कि इस तरीके से जो कैपेबल या स्ट्रॉन्ग जो इंडियंस हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो कंट्री को भी टाइम पे डिफेंड कर पाएंगे, ये कह के। इसी तरीके से एस महंती, इन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो वुमेन है पार्लियामेंट में अगर उनको आप देखोगे तो उनके पार्टिसिपेशन, उनको अगर दूसरी और पावर्स उनके हाथ में दे दी तो मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है ना उसको कहीं ना कहीं मोरस ऑफ सेक्स में कंसिडर कर देंगे। मोरस का मतलब होता है कि जो कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो वहां पर वो कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं उलझ जाएंगी। तो एक की तरीके से वही सोसाइटी में डिसरप्शन वाली कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है। रही सही में आप देखते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज करता है इक्वेलिटी के राइट्स के लिए, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस की बात भी करता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात भी करता है। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर एस महंती ने ये स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें वुमेन की जो इक्वेलिटी है उसके बारे में अगर देखें तो सेक्सुअल फ्रीडम भी उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में भी उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर थे सीसी बिस्वास, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था अपनी तरफ से कि दो यंग पर्सन अगर राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए और फिर आप देखते हो कि उनकी शादी करने के पूरे प्रोसीजर में ये सारे जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि हाँ कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, सोसाइटी किस तरीके से आगे चलेगी, तो आप देखोगे एक सर्टेन अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तो वुमेन्स की जो सेक्सुअलिटी है उसको अगर हम देखें तो अर्ली पार्लियामेंटेरियंस ने भी एक चीज़ बड़ी क्लियर बोली कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी, एक तो रिप्रोड्यूस करने की और एक सिविलाइजेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की, ये दोनों की दोनों वुमेन की होती है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है जी कि आप अपने हिसाब से अपनी दादागिरी से किसी को ये कहो कि आपको यही करना पड़ेगा, ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना। और आज तो देखो धीरे धीरे टाइम बदल भी रहा है, इसीलिए जो वुमेन को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए हमारी सोसाइटी में उसके लिए कहीं ना कहीं डिफेंडेंट मतलब जो डिसेंट है वो भी देखने को मिल रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। दूसरा आप देखोगे एक अमेरिकन फैमिली थेरेपिस्ट हैं जिनका नाम है टेरेंस हिल, उन्होंने अपनी तरफ से एक बात लिखी है कि अगर
पेट्रियार्की साइकोलॉजिकली अगर दिमाग में सेट हो गई है तो वो अपने आप में एक कंटेम्प्ट है। जैसे कंटेम्प्ट चार्जेस लगते हैं ना, कोर्ट के अगेंस्ट में कोई बोल देता है तो वो ये अपने आप में कंटेम्प्ट हो जाता है। और आप देखोगे कि एक जो कनेक्शन होना चाहिए, एक जो कनेक्शन होता है ना इंटीमेसी का, वो रिप्लेस कर दिया जाता है इस पेट्रियार्की साइकोलॉजी की वजह से एक कॉम्प्लेक्स कोवर्ट लेयर ऑफ डोमिनेंस, जहां पर एक सेक्शन डोमेन मतलब डोमिनेट करना शुरू कर देता है दूसरे सेक्शन को, जहां पर आप सबमिशन देखते हो कि जो वुमेन है वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देती है, जहां पर एक जो डोमिनेंट सेक्शन है वो कहीं ना कहीं कॉल्यूजन करता हुआ दिखाई देता है, मतलब उनमें मिलीभगत दिखाई देती है और फिर सोसाइटी में मैनिपुलेशंस आते हैं, तो रियलिटी जो है ना वो खत्म हो जाती है। कहने का मतलब यहां पर वही हो गया कि जो इंटीमेसी का जो रिलेशनशिप है ना, ट्रू इंटीमेसी, वो कॉम्प्लेक्सिटीज में घिरता चला जाता है। समझ गए? तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस निकाला है अभी, तो वो कहीं ना कहीं स्पेशल मैरिज एक्ट का जो वाकई में हमारा जो आइडिया था उस एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। पेट्रियार्की को फिर से कहीं ना कहीं इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो जितने भी लॉ मेकर्स का जो करेज उन्होंने उस टाइम पे दिखाया था 1950 के टाइम पे, स्पेशल मैरिज एक्ट जब आया था, चाहे कितना ही हमने अभी डिबेट देखे किस तरीके से कंसर्न थे उस टाइम पर भी लॉ मेकर्स के, बट फिर भी स्पेशल मैरिज एक्ट हमारे यहाँ पर आया था, तो उसको हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो मेन चीज़ें यही है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये आर्टिकल कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है फॉर्डर मटीरियल के तौर पे। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे ये भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है, जो डिबेट हो रहे थे जब स्पेशल मैरिज एक्ट लाने की बात हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। थैंक यू वेरी मच।